को ज़रूरत ज़्यादा होती है बाहर निकलने की, औरत ज़रूरत के तहत निकलती है। अब ये एक्स मुस्लिम्स हैं या जो लिबरल्स हैं, फेमिनिस्ट हैं, अब वो ये भी तो एतराज़ कर सकते हैं ना मुफ्ती साहब कि आज के दौर में तो ये फ़र्क रहा ही नहीं। अब तो मर्द और औरत दोनों सुबह उठते हैं और काम पे निकल जाते हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हान तआला को सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह वो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह सुब्हान तआला को पता नहीं था कि आगे जाके इन फ्यूचर दोनों की ज़िम्मेदारियाँ और दोनों के तरीक़ेकार या लिविंग लाइफ़स्टाइल सेम हो जाएगी? इसका जवाब यही है ना कि ये लाइफस्टाइल तो उस डिस्टॉर्टेड नेचर ने बदले हैं जो मगरिब का पेश किया हुआ है। मगरिब का लिबरलिज्म का निज़ाम है, कंज्यूमरिज्म का निज़ाम है, कैपिटलिज्म का। भाई मर्द और औरत को बाहर निकाला किसने? कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने। उसको काम करने वाले ज़्यादा चाहिए थे। उसको कैशियर की जगह औरत चाहिए थी, मर्द चूँकि वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। उसको रिसेप्शनिस्ट की जगह एक औरत चाहिए थी, चूँकि मर्द वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। उसको ऐसी जगह के जहाँ समझ लें कि कस्टमर रिलेशन जहाँ होता है, वहां पर उसको एक औरत चाहिए थी, जो मर्द वहां अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए कैपिटलिज्म को ज्यादा लोग चाहिए थे, ज्यादा अफराद चाहिए थे, तो उसने औरत और मर्द की मुसावात का नारा बुलंद किया और ये कहा चूंकि तुम दोनों इक्वल हो लिहाजा काम तुम दोनों को करना है, फैमिली मिलकर तुम दोनों को चलानी है। तो ये तो औरत के हक में जहमत है और उसकी वजह यह है कि औरत फितरी तौर पर घर का काम तो संभालती ही है, अब उसको बाहर की जिम्मेदारी भी दे दी कि वो डबल जॉब करे। मर्द सिंगल जॉब करता है, आमतौर से अगर वो घर के कामों में हाथ भी बटाता है तो वो इतना नहीं बटा पाता जितना कि औरत करती है। ये मर्द का नेचर है। तो इसलिए अगर कोई एतराज ये करता है तो उसका एतराज बेजा है। उसकी वजह यह है कि जो लाइफ स्टाइल वो जी रहा है वो लाइफ स्टाइल गैर फितरी है। इस्लाम ने जो लाइफ स्टाइल बयान किया वो ये कि मर्द को काम करना है और घर चलाना है, औरत को काम नहीं करना है, घर नहीं चलाना है। हाँ, औरत के लिए हराम नहीं है काम करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए काम करना हराम है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है, एक साहब आए थे हमारे स्ट्रीम पे जब ये बात मैंने कही और इत्तेफाक से वो यूएस के थे, वो कहने लगे कि यहाँ तो आप भी अमेरिका में रहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि एक तनख्वाह से तो घर नहीं चलता, दो तनख्वाह से चलता है। तो मैंने उनको कहा मेरा घर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तनख्वाह से चलता है। तो आपका नहीं चलता होगा, आपने जरूरियात अपनी बढ़ा रखी है, आप अपनी जरूरियात कम करें तो एक तनख्वाह से चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। माशाल्लाह। एक और जो पॉइंट आपने डबल स्टैंडर्ड पे किया, वो ज़रा बहुत कॉमन है और मैं चाहूँगी कि वो, क्योंकि आपने डबल स्टैंडर्ड की बात की तो उससे मुझे याद आ गया कि ये लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि जब इंडिया में औरतों के हिजाब पर बैन लगाया जा रहा था, उनसे उतरवाया जा रहा था, तो तब इनका ये कहना था कि आप मुसलमान जो हैं, वो जब किसी औरत का हिजाब उतारा जाता है तो आप कहते हैं कि उसका राइट है कि वो पहने। लेकिन फिर वहीं पर कोई औरत, मुस्लिम औरत हिजाब नहीं पहनना चाहती है, तो आप वहाँ पे अपनी मोरालिटी पुलिस भेज देते हैं और उसके साथ जो है वो सख्ती करते हैं कि पहनना जरूरी है। तो वहां पर राइट किधर चला गया? इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं मुफ्ती साहब, इनको इसका किस तरह जवाब भी मैंने दिया और दोबारा देता हूं कि हिजाब का मसला राइट से रिलेट करता ही नहीं है। हिजाब का मसला फ्राइज से रिलेट करता है, ना कि राइट से। यानी ये ऑब्लिगेशन है ना कि राइट, क्योंकि राइट जो होता है वो दरअसल आपको इख्तियार है कि आप अपना राइट लें या उसको फॉरगो कर दें, उसको लेट गो कर दें। यहाँ इख्तियार है ही नहीं। यहाँ तो ये है कि आपको पाबंदी करनी ही पड़ेगी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना आपका राइट नहीं है, नमाज पढ़ना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी मर्जी है। ऐसे ही हिजाब करें ना करें आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है, एक ऑब्लिगेशन है। लिहाजा अगर एक औरत किसी भी मुआशरे में रहकर हिजाब करती है तो वो मजहबी ऑब्लिगेशन की पासदारी कर रही है, और किसी भी मुआशरे में रहकर अगर वो हिजाब नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि वो मजहबी ऑब्लिगेशन को वायलेट कर रही है। इसलिए हम हिजाब के ताल्लुक से उन औरतों के हक में हैं कि जो अपनी मजहबी प्रैक्टिस या मजहबी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना चाहती हैं। इंडिया में जो औरतों के ताल्लुक से या फ्रांस में जो औरतों के ताल्लुक से मसला हो रहा है वो ये कि वो अपनी मजहबी ऑब्लिगेशन को इस्तेमाल करके उसको परफॉर्म करके हिजाब लेना चाहती हैं। हुकूमत उसमें टांग अड़ा रही है, जबकि ये हुकूमत के डोमेन के बाहर है। जब हुकूमत ये कहती है कि हम सेक्युलर हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपकी जो मजहबी आजादी है, मजहब पर अमल करने का जो आपका हक है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। तो फिर आप दखल क्यों दे रहे हैं? ये प्रॉब्लम आता है, ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का या हुकूमतों का। इसकी मिसाल यूं भी हजरत समझ सकते हैं कि एक बंदा फौज में भर्ती होता है, आर्मी में, उसके बाद वो कहता है जी मुझे मेरा राइट चाहिए, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनना, मैंने शॉर्ट्स पहन के आनी है, ये शलवार कमीज पहन के। तो वो कहेंगे भाई आपका राइट फौज में दाखिले से पहले था, जब फौज में आ गए तो ये राइट छिन गया, पहनना वही है जो फौज का यूनिफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज ये भी बिल्कुल आपने सही कहा, और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि मगरिबी दुनिया में, मगरिबी मुआशरों में अगर बात यही है कि औरत को जो चाहे उसको इख्तियार है, तो आप ये बताएं कि औरत अगर इन मुआशरों में मसलन मुकम्मल न्यूडिटी इख्तियार करना चाहे,
वो ये कहे कि मैं तो बिल्कुल जानवर की तरह रहूंगी, मुझे मुकम्मल न्यूडिटी चाहिए, या मर्द मसलन मुकम्मल न्यूड होकर बाहर मुआशरे में जाना चाहे। तो अगर हम हार्म प्रिंसिपल देखें, जो वेस्ट में मोरालिटी की बुनियाद है, वो ये कहते हैं कि जो चीज हार्मफुल है वो गलत है और जो चीज बेनिफिशियल है वो अच्छी है। उनके यहाँ मोरालिटी की बुनियाद ये हार्म प्रिंसिपल है, इसी को हम दूसरे अल्फाज में यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम इसको भी देख लें, तो एक औरत है वो मुकम्मल न्यूड है, या एक मर्द है वो मुकम्मल न्यूड है, वो बाहर जा रहे हैं। आपको देखेंगे कि दुनिया के अक्सर ममालिक इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज उनको अलाव नहीं करते हैं, और इसको ये इमोरल कंडक्ट की बुनियाद पर ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि इन्होंने कानून तोड़ा। तो सवाल ये है कि अगर आप क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये मुकम्मल तौर पर औरत की मर्जी है, तो फिर मुकम्मल बढ़ाना होना भी तो औरत की मर्जी है, उसकी इजाजत क्यों नहीं दी जाती? मसलन एक औरत अगर सिर्फ अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसको छुपाकर टॉपलेस होकर जा रही है, आप देखें पूरे अमेरिका में उसकी इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये इसका चॉइस है। इसका मतलब ये है कि औरत के ताल्लुक से मगरिब ने वेस्ट ने अलग अलग मेयारात रखे हैं कि हम आपको ये तो कह रहे हैं कि आपको चॉइस है, लेकिन आपको चॉइस भी नहीं है। इस्लाम ये कह रहा है कि लिबास के मामले में आपको कोई चॉइस नहीं है। इस्लाम चॉइस की बात करता ही नहीं है। इस्लाम लिबास के मामले में आपको कोई चॉइस नहीं है, और इस ताल्लुक से इस्लाम में कंसिस्टेंसी पाई जाती है, वेस्ट में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। ये हमारा मुकदमा है। एक और चीज हजरत मैं इसमें ऐड कर दूं कि इवन जो वेस्ट के अंदर या इवन जो लिबरल कंट्रीज हैं उनके अंदर जो क्लब्स हैं, सर्टन क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स, उनमें ड्रेस कोड होता है। बाहर बॉक्सर्स खड़े होते हैं, बाउंसर्स जिनको कहते हैं, ये गार्ड्स होते हैं, वो आपको बाहर रोक लेते हैं। किसी ने स्लीपर पहना है, किसी ने शॉर्ट्स पहना है, वो नहीं जाने देते। आप लाख कहो यार इधर तो तमाशा एंटरटेनमेंट है, मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, एंटरटेनमेंट भी हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। पैंट कोट पहने, ब्लैक कोट, ब्लैक जैकेट, ड्रेस कोड होगा, फिर आप जा। कई तो इस तरह अलाउ करते हैं आपके साथ कोई लड़की होनी चाहिए, उस वक्त इनका लिबरलिज्म जो है वो हाथी के कान में सोया होता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो मसला अभी सिस्टर लेना ने सवाल किया कि भाई ये राइट्स का, कुछ लोग ये कहते हैं कि राइट है एक औरत को, तो फिर वो उन औरतों की हिमायत क्यों नहीं करते जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, ये भी तो उनका राइट है। अगर हम राइट्स की बात करें तो ये जो समझा जाता है ना कि राइट उसको कहते हैं कि जिसको आप चाहे इख्तियार करें और चाहे इख्तियार ना करें, उसको हम राइट्स बोलते हैं। ये चीज फंडामेंटली गलत है। आप देखेंगे कि एक टर्मिनोलॉजी इस्तेलाह उसको बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएबल राइट्स जो है वो राइट्स होते हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर सकते, जिनको आपको लेना ही लेना है, इख्तियार करना ही करना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको राइट टू एजुकेशन है, हाई स्कूल तक उसको पढ़ना ही पढ़ना है, वो इसको लेट गो नहीं कर सकता, ये उसका हक है। अब अगर बच्चा ये कहे कि नहीं मुझे तो स्कूल नहीं जाना, और वालिदैन उसकी बात सुने और उसको स्कूल न भेजें, उसको किसी तरह की तालीम न दें, तो हुकूमत एकदम एक्टिव हो जाएगी और ये चीज जो है वो हुकूमत का कानून तोड़ने वाली ये इकदाम कहलाएगा। तो सवाल ये है कि जब ये बच्चे का राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे ना करे, तो आप उसको ये राइट क्यों नहीं लेट गो करने देते? एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप क्यों नहीं उसको ये राइट देने देते? या मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो यानी अंडर 18 है, एक लड़की अंडर 18 है, उसका ये राइट है कि उसका कोई ना कोई गार्डियन हो। अब अगर एक बच्चा ये कहता है 15 साल का, 16 साल का, वो ये कहता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी यूट्यूब के जरिए लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहा हूं, मुझे किसी गार्डियन वार्डियन की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत उसको गार्डियन देगी, चाहे वो उसके माँ बाप हो या हुकूमत किसी गार्डियन को मुतय्यन करे, ये उसका हक है, वो इसको लेट गो नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं कि जिनको आप लेट गो नहीं कर सकते। तो अगर आप हिजाब को राइट भी मान लें तो ये वो राइट नहीं है जिसको आप लेट गो कर सके। अच्छा, मैं कैसर भाई के लिए हजरत जगह बनाना चाह रहा हूँ। कैसर भाई कमेंट्स में मुझे नजर आए हैं, तो अब ये है कि पीछे कुछ सिस्टर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको स्टेज पे लेके आपसे सवालात मौजू के हवाले से करवा लिए जाएं। 2 सिस्टर्स हैं, मैं दोनों को एक साथ ही ऐड कर लेता हूँ। एक है बरीरा, और मैं देख रहा हूँ एक शमा है, और नहीं, वो शर्मा साहब हैं। क्या हो गया? अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सिस्टर्स आप लोग सवाल कर रहे हैं हजरत से आज के टॉपिक के हवाले से जो है, फिर हम जगह बना लेते हैं। कैसर भाई आप जरा रहिएगा साथ। जी जी, सिस्टर ईशा रॉय आप पहले पूछ लीजिए, पहले आप इंटर हुई थी स्टेज पे। ईशा रॉय जी, सिस्टर लीना। हेलो जी, जी बोलिए। जी मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है। जी आवाज आ रही है ना? ठीक
क्या अल्लाह पाक, मेरा सवाल है कि क्या अल्लाह पाक ने इस्लाम में किसी इंसान या कानून को ये हक दिया है कि वो पर्दा ना करने वाली औरत को सजा दे और उसको जबरदस्ती पर्दा करवाएं, और अगर हक अल्लाह के सिवा सजा देने का किसी को नहीं, तो ये इस्लाम के नाम पर इतनी सख्ती से हिजाब ना करने पर कानून क्यों बनाया गया? और क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है ऐसा कानून बनाओ? ओके, देखें, इस्लाम में जो सजाओं का जो निज़ाम है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं हुदूद, और दूसरा जो निज़ाम है उसको हम बोलते हैं ताज़ीर। मैं आपको आमिर भाई जरा सा म्यूट कर लें, ये मैं अपने आप को सुन पा रहा हूँ जी। तो हुदूद का जो मसला है, सिस्टर का माइक है, सिस्टर ईशा आप कर लें म्यूट अपने आप को, उनकी आ रही जी। अच्छा, तो हुदूद का जो मसला है वो ये है कि वो कुरान में उनका जिक्र है, कुरान में उनको बयान किया गया है कि शराब कोई पिएगा तो ये सजा है, कुरान और सुन्नत में शराब पिएगा तो ये सजा है, चोरी करेगा तो ये सजा है, जिना करेगा तो ये सजा है, वगैरह वगैरह। ताज़ीर का जो हक है वो हुकूमत का है। हुकूमत कानून बनाती है, लेकिन वो कानून वो बनाए कि जो इस्लाम के खिलाफ ना हो, ऐसा कानून बना सकती है। लिहाजा ये जो हिजाब के ताल्लुक से कानून होगा ये हुदूद में नहीं आएगा, ये ताज़ीर में आएगा। ये हुकूमत को इख्तियार है कि वो किसी भी तरह का कानून बनाए। हाँ, वो डेथ पेनल्टी नहीं होगा ताज़ीर, अनलेस ये कि वो रेप का केस हो, तो वहां पर ताज़ीरन जो है डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। लेकिन इस मामले में हुकूमत को इख्तियार है कि वो अगर कोई सजा दे, जेल की सजा हो, फाइन हो, वगैरह वगैरह, ये कवानीन जो है वो औरतों के ऊपर नाफिज किए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ईरान का जो मसला है वो सिर्फ मोरालिटी से रिलेटेड नहीं करता, बल्कि वो लीगल मोरालिटी से रिलेटेड करता है कि आप कानून को तोड़ने के कहां तक मजाज हैं, और कानून को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या ये मोरली सही है या नहीं है। उनका सवाल हो गया था जी, वो निकल गई हैं। ओके, कैसर भाई तशरीफ लाए हैं, अहलन वसहलन। क्या हाल चाल है कैसर भाई? अहलन अहलन अहलन। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज भी नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है शायद कैसर भाई के नहीं, अब ठीक है। माइक से आवाज नहीं आ रही कैसर भाई, सिर्फ उधर नहीं, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है। चलें, आप वो इतना कोशिश करें, हम अगली सिस्टर को ले लेते हैं। जी बरीरा जी, आप बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जी परफेक्ट परफेक्ट, अब आ रही है। जी आ गई। अहलन, क्या हाल चाल है? अल्लाह की शुक्र जी, बिल्कुल। बुजुर्गी कई तरह के अजाब साथ लेके आती है ना, कोई छोटा सा बटन कभी बजाना रह जाता है तो उससे माइक ऑफ है भी, और कभी ये है कभी वो है। बहुत दास्तान है जो सफेद होते हो जो हो रहे हैं इनके पीछे। ये वकार है, वकार। माशाल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में जब सफेदी आई तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये क्या है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आई बात कि ये वकार है, इंसान की डिग्निटी है। इंसान उससे अगरचे बुजुर्ग लगता है लेकिन कमजोर नहीं लगता। अब उसके अंदर रौब पैदा हो गया, तो ये कैसर भाई का रौब है कि जो अच्छे अच्छे जो है वो तिगनी का नाच नाचते हैं। माशाल्लाह। अब आप माशाल्लाह सियानों की कैटेगरी में आ गए हैं कैसर भाई। अभी हम न्यानों की कैटेगरी में, आप सियानों की। माशाल्लाह। अभी वो तो आप दिखा नहीं रहे अपना चेहरा, इसीलिए न्यानों की कैटेगरी में रखा हुआ आपने। हमें क्या पता कुछ भी कहें हम। ना, मेरे और मुफ्ती साहब के पास ना मानने के सिवा क्या ऑप्शन है? और सही, कुछ भी कहें खुद को। जी जी जी, बिल्कुल ये बात सही कही है। जी सिस्टर बरीरा, सॉरी, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम, जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये था कि ये जो वेस्ट की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि हिजाब की वजह से औरत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती मुख्तलिफ फील्ड्स में, शोबों में, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक फील्ड्स जो होती हैं, तो उससे क्या मतलब कि अगर हिजाब करना हमारी सलाहियतों को छुपाता है या उसको कम कर देता है, इसको थोड़ा सा बता दें। कैसर भाई इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बात समझ नहीं पाया, अगर आप रिपीट कर वो दें। ये सवाल कर रही हैं कि ये एतराज किया जाता है लिबरल्स की तरफ से कि हिजाब करने से औरत की सलाहियतों में कमी आ जाती है, बहुत सी जगह वो जॉब नहीं कर पाती, और इसी तरह स्पोर्ट्स के मैदान में वो परफॉर्म नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह, वो एथलीट नहीं बन पाती अगर वो हिजाब करेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम आती है जिंदगी में। तो इसको कैसे, इससे कैसे निपटे? इसका मतलब ये है कि हम फिर हिजाब छोड़ें, चूंकि ये हर माहौल का साथ नहीं दे सकता।
देखिए बड़ी सिंपल बात है कि दुनिया के रूल्स लिबरल्स ने सेट नहीं करने हैं। अगर हम बिल्कुल। उनको एब्सोल्यूट मेयार मान लेते हैं, तो फिर आपकी बात ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस रूल को मान लें कि औरत ने स्पोर्ट्स में जाना है और उसने छोटे कपड़े ही पहनने हैं और वो मखलूत स्पोर्ट्स भी होगी, जैसे टेनिस में होता है कि जो होते हैं डबल पार्टनर, उसमें 2 मर्द भी हो सकते हैं, 1 मर्द 1 औरत भी हो सकता है, 2 औरतें भी हो सकती हैं और बहुत सी और भी मखलूत की स्पोर्ट्स होती हैं। तो अगर तो हमने लिबरल्स का ये असूल मान लिया फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर लिबरल्स हमारी बात नहीं मान सकते कि भई अगर औरतों ने स्पोर्ट्स करनी है, जो कि उनका हक है, तो वो अपने प्राइवेट माहौल में करें, जिसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है, तो वो इक्वल बेसिस पे सबकी ही डाउन होगी। अप होती है तो सबकी इक्वल बेसिस पे अप होगी। ऑल्दो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि इससे परफॉर्मेंस डाउन होती है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि डाउन होती ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या इस बात को हम फिर यानी सिर्फ़ इसलिए कि लिबरल्स के मुल्कों में ऐसा होता है, इसलिए हम इसको मान लें? और इसको आप इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कि असल में इश्यू तो ये है ना कि लिबास कितना होना चाहिए, यानी कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ लिबरल्स हैं, तो लेट अस से कि हम ये समझते हैं कि औरत का लिबास ज़्यादा होना चाहिए। लिबरल्स ये कहते हैं कि नहीं कम होना चाहिए, तो अब हम हैं, हमसे नीचे लिबरल्स हैं। अब हम चलते हैं कि अर्जेंटीना में एक मूवमेंट चलती है, जहाँ पे ख़वातीन अखबार वगैरह में भी उनका आता रहता है, वो मूवमेंट करती हैं कि भई ये लिबास के झंझट में फँसने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? आज़ादी से जाओ, और उनके मुज़ाहरे होते हैं टॉपलेस, बिल्कुल कोई उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए होते। टॉपलेस, लिटरली टॉपलेस, जी। अंडरगारमेंट्स भी नहीं। तो वो कहते हैं कि किस झंझट में डाला हुआ है, मुज़ाहरे करते हैं कि हमारा हक है, हम पहने ना पहने। अब लिबरल से पूछें कि अगर उनका ये आर्गुमेंट हो कि अगर टेनिस पहन खेलते हुए हमने वो शर्ट पहनी है जो बार-बार हमें वो एक झंझट में मुब्तला करती है, तो वुडन्ट बी बेटर कि जस्ट जस्ट लेट इट ऑल गो? लिबरल्स क्या कहेंगे इस मामले में? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो यही कहेंगे कि नहीं, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होनी चाहिए, इतना हम इस हद तक हम नहीं जा सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम हैं जो समझते हैं कि कपड़े ज़्यादा होने चाहिए, हमारी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में लिबरल्स नहीं मानते। लिबरल्स कहते हैं कम होने चाहिए, उनकी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं मान सकते। जो अर्जेंटीना वाले हैं, उनकी बात हम और लिबरल्स मिलके दोनों नहीं मान सकते। सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, हर सोसाइटी के, हर उम्मत के अपने हुआ करते हैं। इसलिए उनको हम मेयार नहीं मानते। मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाने लगा हूँ, एक और अच्छा, एग्ज़ाम्पल मैं से इस यहाँ चीज़ को एक चीज़ कहता हूँ। इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कैसर भाई, वो जी, ये भी है कि न सिर्फ़ ये कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि हर स्पोर्ट्स में अलग-अलग अख़लाक़ियात हैं। मसलन टेनिस जी, का जो ख़वातीन का लिबास है, वो जी, अलग है, बीच वॉलीबॉल का जो लिबास है, वो अलग है। वहाँ पर अख़लाक़ियात का जो पैमाना है, वो ये है कि उसने बिकिनी पहनी हुई हो या मसलन टॉप उसने छुपाया हुआ हो और यानी उसने प्राइवेट पार्ट अपने छुपाए हुए हों। लेकिन अगर उसने उससे ज़्यादा कुछ पहन लिया, तो अब वो गैर ज़रूरी है। लेकिन अगर यही काम, यही लिबास पहनकर वो औरत टेनिस खेलने के लिए आ जाए, तो अब या ये फुटबॉल। इंडिसेंसी माना जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। तो ये तो हम उसको मान नहीं सकते ना। देखिए, आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि मुझे एक दफ़ा एक एक एक्सट्रीम में एक साहब आए, तो वो कहने लगे कि ये जो औरत को बेटी को जायदाद में कम हिस्सा मिलता है, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तो ठीक ही नहीं है ना, इसलिए कि अब तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं औरतों को, उनको भी काम करना पड़ता है। और मैं उनको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि लुक, इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। आप इस्लाम का कोई सिस्टम, कोई भी प्रोविज़न है ना, वो मिडल से नहीं उठा सकते, वो पूरे पैकेज का हिस्सा है। इस्लाम ने अगर ख़वातीन पे ज़िम्मेदारी डाली ही नहीं है अर्निंग की, वो उनके बाप के है, भाई पे है, हस्बैंड पे है, तो वो पूरी करेगा, तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी राइट्स भी साथ-साथ असरटेन होते हैं। और भी उसमें डिटेल्स हैं, लेकिन मैं बात को मुख्तसर करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। अगर लिबरल्स ने एक औरत को जो घर की मलका होती थी, वहाँ से उठा के फैक्ट्री का मज़दूर बना दिया है, तो गुड लक टू देम। लेकिन उनको देख के हम अपने इस्लामिक लॉज़ चेंज कर दें? सही। कि वो एब्सोल्यूट, वो हम पे कोई हुज्जत है वो, हम कि हमने उसको मानना ही मानना है। तो इसी तरह से ये लिबास का भी मामला है, वो उनके लिए है, वो करना चाहते हैं तो वो करना ज़रूर करना चाहें। और ये सारी बातें अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, कि आप कहें कि नहीं वो कम ही होगा। अब कितनी स्पोर्ट्स में, हमारी फुटबॉल टीम में हमारी बहनें-बेटियाँ जाती हैं, हिजाब किया हुआ होता है, रनिंग स्पोर्ट्स में जाती हैं, वहाँ पे भी वो अपना लिबास होता है जो नहीं, मैं मुकम्मल तौर पे सही मैं एक तकाज़ा चीज़ ये करता है। कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स आज के दौर में है, वो तो जी, कैपिटलिज़्म की सब समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर। तो जी, यदि वहाँ आप ये देखेंगे कि कैपिटलिज़्म सबसे ज़्यादा है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स उस पे खर्च हो रहे हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए।
तो सवाल ये है कि हम इस चीज को अहमियत दे ही क्यों कि कुछ खवातीन अब एक चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर कुछ ढक कर उन स्पोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, सॉकर में जा रही हैं। यानी हम स्पोर्ट्स के फंडामेंटली खिलाफ नहीं है, अगर उसको हेल्थ के पर्पज से खेला जाए, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट के पर्पज से खेला जाए और इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी हो कि नहीं औरतों की शिरकत होनी चाहिए ताकि मर्द इंटरटेन्ड हो, ये चीज इस चीज के फंडामेंटली खिलाफ है। नहीं मुफ्ती साहब, बात इतनी सादा है नहीं ना। असल प्रॉब्लम इससे डीपर लेयर का है। जी वो ये है कि वेस्ट भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और आज जी भी है। फर्क बिल्कुल ये है कि वहाँ पे औरत की इंडोक्ट्रिनेशन शुरू दिन से ऐसे की जाती है कि उसको अंदाज़ा नहीं होता कि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। और ये भी एक तरह की ज़हनी ग़ुलामी है, और ग़ुलामी की बदतरीन सूरत होती ही वो है जब ग़ुलाम को पता ही ना चले कि वो ग़ुलाम है। तो जब उसे पता चलता है ना वो ग़ुलाम है, तो वो रेजिस्टेंस लेके आ सकता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उसे पता ही नहीं है जब, तो वो क्या करेगा? अभी 2017 का बिज़नेस मैटर्स मैगज़ीन है यूके का, वहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, सर्वे रिपोर्ट है कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, आगे पीछे कॉर्पोरेट की दुनिया में काम करती है, प्रमोशन के लिए ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो क्या है, अमंग अदर थिंग्स। तो पब्लिक परसेप्शन में जो था वो था कि जो औरत जितने कम कपड़े पहनती है वो उतनी ही कामयाब होती है। टैलेंट नहीं देखा जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं देखी जा रही, कितने वो इंटेलेक्चुअल हैं ये नहीं देखा जा रहा, क्योंकि बॉस जो है उसने एक आई कैंडी के तौर पे एक औरत को अपने सामने रखना है, तो वो इस डर से कि कहीं चली ना जाए कि छोड़ के, अमूमी तौर पे जो होता है, तो वो फिर प्रमोशन इन चीज़ों की वजह से की जाती है। तो औरत को की जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है, हमें मीडिया में नज़र आती है, हमें प्रेस में नज़र आती है, हमें कॉर्पोरेट की दुनिया में नज़र आती है, और हमें स्पोर्ट्स की दुनिया में नज़र आती है। जी आप मैं कार इंडस्ट्री किसी को ले भी लेवल पे आप कार फेयर में जाएं, अगर जहां नई नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, भाई उस मुझे कार चाहिए, मुझे उसके बराबर में जो औरत खड़ी हुई है हाफ न्यूड, उससे क्या लेना देना, मतलब कार का उससे क्या ताल्लुक है? बताना यह है कि जिस तरीके से ये औरत हॉट है उसी तरीके से ये कार भी हॉट है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है वो औरत का और क्या हो सकता है? तो जितना ये है मसला। जी इस पे मुफ्ती साहब न्यूरो साइंस की दुनिया में बड़ी प्रोफाउंड स्टडीज मौजूद हैं कि मर्द का दिमाग और औरत का दिमाग किस तरह से सिनफ मुखालिफ को डीकंस्ट्रक्ट करता है। औरत जो है वो टिपिकली स्पीकिंग एक मर्द को पूरे मर्द के तौर पे देखती है कि वो मर्द है, लेकिन मर्द का दिमाग कभी भी औरत को पूरी तरह से नहीं देखता, वो उसके जिस्म के किसी मखसूस हिस्से को देखता है। और ये कोई एक दो लोगों पे स्टडी नहीं है, ये प्रोफाउंड स्टडी है एक, कि मर्द जो है वो औरत के जो ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट्स हैं वो उनको देखता है, उनकी तरफ देखता है, उसका दिस इज हाउ इट इज हार्ड वायर्ड। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि कार है और कार के साथ एक खातून है, बेसिकली वो खातून को देखने के बाद एक जो सर्टेन केमिकल्स है दिमाग में जो रिलीज होते हैं, दे प्राइम योर ब्रेन सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन आउट ऑफ यूफोरिया, कि आप खुशी में एक फैसला कर लें, एक्साइटमेंट में एक फैसला कर लें। ये सब्लिमिनल लेवल पे साइकोलॉजी होती है। बहुत से मुल्कों में ये सब्लिमिनल साइकोलॉजी सेल्स में बैन भी है, इसी वजह से कि ये बड़ी खतरनाक होती है ये। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने अगर औरत को उस मकाम पे ले हैं कि आपने गाड़ी भी बेचनी है, तो उसके साथ भी आपको एक प्रोवोकेटिव किस्म की खातून चाहिए, तो फिर ये ना कहें कि वो औरत आज़ाद है, या कम से कम उस माशरे को ये मॉरल स्टैंडर्ड्स उनको अपने देखते हुए उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए उन माशरों पे जहाँ पे औरत हिजाब करती है, कि कम से कम अपनी इंडिविजुअलिटी तो वो कायम रखती है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो अगले कॉलर ले लेते हैं SG। जी सिस्टर लीना, आप कुछ करी थी? जी मुफ्ती साहब, मैं आवाज जरा इको हो रही है, आई थिंक अब सही है। जी मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप सब यहाँ पे मोहतरम हज़रात एम्फसाइज कर रहे हैं, जी आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि किस तरह औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उसको शो पीस बनाया गया है, और हिजाब का बेसिक फंडामेंटल जो उसका पर्पस है वो यही है कि औरत को जो है वो हरासमेंट से बचाया जाए, बुरी नज़रों से बचाया जाए। अब ये भी तो एतराज़ आ सकता है ना कि हिजाब पहनने के बावजूद भी कई औरतों को हरासा किया जाता है, और ऐसे कई वाक़यात आए रोज़ होते हैं जहाँ पे हिजाबी औरत के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। तो फिर ये लोग कह सकते हैं ना कि फिर हिजाब करने का भी क्या फ़ायदा? आप लोग तो कह रहे हैं कि हिजाब से बड़ी औरतें बच जाती, तो औरत तो फिर भी नहीं बचती इतना कपड़ा पहनने के। मुख्तसर मैं इसका जवाब दूंगा कि अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो ये कहे कि भाई सीट बेल्ट पहनने का क्या फायदा, सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट हो तो इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सीट बेल्ट पहनने का फायदा ये है कि उस इंजरी में काफी हद तक के कमी आ सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि
अगर एक औरत हिजाब पहन रही है तो वो अब उसका सेक्सुअल हरासमेंट होगा ही नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो हिजाब पहनती है तो सेक्सुअल हरासमेंट में कमी आ जाएगी। जिस लेवल पर उसका होता है सेक्सुअल हरासमेंट, उस लेवल पर जाकर नहीं होगा। जिस तरीके से सीट बेल्ट पहनी हुई है तो जिस लेवल पर इंजरी होगी उस लेवल पर नहीं होगी, थोड़ा-सा उसके अंदर कमी आएगी। तो अगर इस कानून को सीट बेल्ट बहुत सी जगह जो है वो लीगली इन्फोर्स्ड है। आप ये कहें कि भाई ये तो मेरी चॉइस है, मुझे तो इंजरी पसंद है, मैं तो नहीं सीट बेल्ट पहनता। आपको उसके बावजूद भी आप पर फाइन लागू होगा। तो इसी तरीके से अगर औरत ये कहे कि भाई ये मेरी चॉइस है, मैं तो नहीं पर्दा करती, इसके बावजूद भी मुआशरे की सेफ्टी के लिए उसके ऊपर फाइन लागू होगा। तो ये इशू है। और आपने जो खुद स्टैट्स दिखाए हैं उससे ये पता चलता है कि जिन मुआशरों में हिजाब नहीं है वहां रेप कितना ज्यादा है और जहां हिजाब है वहां रेप कितना कम है। तो इससे खुद अंदाजा हो जाता है कि जहां हया है वहां रेप कम है, जहां हया नहीं है वहां रेप ज्यादा है। तो खुद इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें हजरत आपकी मिसाल में डॉक्टर और हॉस्पिटल की मिसाल भी दी जा सकती है कि एक बंदा अस्पताल में डॉक्टर के पास गया और उसने देखा कि भाई ये तो डॉक्टर साहब बचाते हैं, यहाँ से तो डेड बॉडी बाहर आ रही है ऑपरेशन थिएटर से। वो कहे भाई चूंकि ऑपरेशन थिएटर में मैंने डेड बॉडी देख लिया लिहाजा अस्पताल का कोई फायदा नहीं, इस पे बुलडोजर चला दो। ये वाकयात है अपनी जगह पर, अपने अपने नसीब की बात है। एहतियाती सेफ्टी प्रिकॉशंस एसओपीज वो मैंडेटरी हैं, उनको तो लेना है आपने, उसके बाद है मामला। एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी हमें ऐड करनी चाहिए वो ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल माशरे का तस्वर देता है। तो उसमें औरत का जो हया है, उसका हिजाब है, वो उसका एक एलिमेंट है। जो मर्द की शरई ज़िम्मेदारियाँ हैं कि पब्लिक में उसने कैसे बिहेव करना है जहाँ पे ख़वातीन हों, वो उसके साथ एक इक्वल एक पार्ट है। मेरी स्ट्रीम में एक एथियस्ट साहब आए थे, तो उनसे यही बातें चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े ऑनेस्ट वो एथियस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा ये रेप की बातें हो रही, मैंने उनसे पूछा कि हैरत है। होता है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि रेप के चांसेस एक ऐसे माशरे में ज़्यादा हैं जो खालिस्तन शरई हो या जो एक लिबरल माशरा हो, एथियस्टिक माशरा हो। तो थोड़ा-सा उन्होंने सोचा ज़रूर, तो कहने लगे कि एथियस्टिक लिबरल माशरे में रेप के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे औरत ज़्यादा प्रोवोकेटिव कपड़े पहनेगी या कुछ होगा। वहाँ पे मर्दों को भी पहले दिन से ही ये चीज़ें बड़े बचपन से बता दी जाती हैं कि यही सक्सेस के बेंचमार्क्स हैं। आई एम सॉरी, अब उख्ती बैठी हुई हैं, मैं वो फ्रेज़ यूज़ भी नहीं करना चाहता कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। जी, जी। पेज 3 कई जनरेशंस जवान हुई यूके में, कि पेज 3 में पे एक खातून मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि हर रोज़ उनकी एक पिक्चर होती थी एक नई खातून की। तो फिर वेस्ट ने सोचा कि नहीं यार, ये तो औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब वहाँ पे ये है कि उसको मिनिमम कपड़े वो पहना दिए जाते हैं। जो प्रिंटेड वर्जन है, जो ऑनलाइन है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही है कि औरत का एहतराम थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो वहाँ पे मर्दों को भी यही है, औरतों को भी यही है, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है रेप के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम जब हिजाब की बात करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं, औरत हिजाब नहीं करती तो उसकी गलती है अगर उसका रेप हो जाता है। वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे को हम चाहते ही इसलिए हैं कि मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, उनको ये लग़्व बातें ना सिखाई जाएँ, माशरा मीडिया उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, अखबार उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, गुनाह को ग्लोरीफाई ना किया जाए जब उनके कच्चे ज़हन हों, एक्साइटेबल माइंड हों, एडोलेसेंस की एज हो, ताकि मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, औरतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही माशरा प्रिज़र्व होता है। बिल्कुल। अच्छा हज़रत इससे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, आप ले लें जी। इनको। मैं यहाँ जी। बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस्लाम बहैसियत एक सिस्टम के तौर पर अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जी। जो गलतफ़हमी मिसाल के तौर पर पड़ती है पर्दे को लेकर या हुदूद को लेकर या इस तरह के दीगर जो इस्लाम ने सद्दे ज़राए या सद्दे बाब या हुदूद या टीचिंग्स इख्तियार की हैं, उसकी वजह ये है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पीस को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो उसके पुर्ज़े हैं, दूसरे जो उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो उसकी शिकें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसकी मिसाल यूँ है कि हम ज़ना की हद लगाना शुरू कर दें जबकि शादी को आसान ना किया जाए। जी हाँ, हम बिल्कुल। चोर का हाथ काटना शुरू कर दें जबकि एम्प्लॉयमेंट के ज़राए मौजूद ना हों, इनकम बिल्कुल सोर्स सही। ऑफ इनकम ना हो। अब बिल्कुल। मिसाल ये है कि इनको मुश्किल हिजाब को समझने इसलिए पड़ रही है कि जब